नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजेंद्र कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है कि क्या सिविल केसेस को क्रिमिनल केसेस का रूप दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। कई बार हमने देखा है कि लोग जो हैं सिविल केस को क्रिमिनल नेचर का बनाने के लिए मनगढ़ंत कहानियाँ बना देते हैं और मनगढ़ंत कहानियाँ लिख के उस पर कोशिश करते हैं कि एफआईआर हो जाए। इसी के बारे में डिटेल में बताऊंगा। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि पूरी जानकारी मिल सके। चलिए चलता हूं टॉपिक की तरफ। कई बार हमने देखा है कि व्यक्ति किसी भी बैंक से या किसी भी व्यक्ति से अगर कोई लोन ले लेता है तो लोन लेने के बाद एक चेक उसको सिक्योरिटी के पर्पज़ में या किसी और चीज़ के लिए कोई भी पेपर साइन करवा लेते हैं वो लोग लोन लेते वक्त, या चेक ले लेते हैं सिक्योरिटी के रूप में। लेकिन क्या अगर चेक बाउंस हो गया तो उस पर क्रिमिनल केस बनता है क्या, या उस सिविल नेचर को, क्योंकि लोन जो है एक सिविल नेचर का केस है, लोन देना और लेना और उसका रिकवरी करना, जबकि इसमें ऑप्शंस हैं हमारे पास बाकायदा जनरल रिकवरी से लेके ऑर्डर 37 रिकवरी का सूट, समरी सूट फाइल करने तक का ऑप्शन है। साथ ही साथ अगर चेक दिया हुआ है तो चेक में जो है चेक बाउंसिंग का केस यानी 138 NI एक्ट के तहत एक चेक बाउंसिंग क्रिमिनल प्रोसीजर में जाने का प्रावधान है। लेकिन क्या इसके एवज में कोई क्रिमिनल एफआईआर भी किया जा सकता है क्या? मैं बता दूं आपको कि कई बार हमने देखा है या मैंने भी करवाया है। कई बार क्या होता है कि लोन लिए हुए व्यक्ति को अगर उसने चेक जिससे लोन लिया हुआ है या बोरो किया हुआ है उसको दे देता है, चेक बाउंस होने के बाद जो है लायबिलिटी बन जाती है। लायबिलिटी बनने के बाद जो है 138 का केस डलता है, रिकवरी का केस डलता है। साथ ही साथ चेक बाउंसिंग के ऊपर बाकायदा चेक बाउंस करवाना भी जो है इंटेंशन को दर्शाता है, चीटिंग के इंटेंशन को। यानी अगर आपने किसी को चेक काट के दे दिया और चेक काट के देने के बाद आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड है या आपने उसको स्टॉप करवा दिया, इसका मतलब यह है कि आपका इंटेंशन है कि उस व्यक्ति को पैसा ना देना या चीट कर देना। तो इस एवज में जो है चीटिंग का भी केस दायर हो सकता है। लेकिन कई सारे ऐसे मुकदमे हमारे सामने आए हैं, जैसे प्रॉपर्टी का मुकदमा आता है। भैया प्रॉपर्टी में क्या है, प्रॉपर्टी किसी और ने कब्जा कर लिया। अब कब्जा कर लिया तो कब्जा करने का मतलब यह है सिविल डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी खाली करवाना है, तो सूट फॉर इविक्शन, सूट फॉर पोजीशन आप डाल सकते हैं या उस पर परमानेंट इंजंक्शन या मैंडेटरी इंजंक्शन का स्टे ले सकते हैं। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, उसको एक क्रिमिनल रूप देने की कोशिश करते हैं। क्यों? कारण सिर्फ ये होता है कि सिविल, हमने देखा है कि सिविल बहुत लंबा केस चलता है। लोगों में ये धारणाएं बैठी हुई हैं कि सिविल केस अगर डाल दिया तो हमारे बच्चे मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, फिर भी केस चलता रहेगा, बल्कि जबकि ऐसा नहीं है। अब कोर्ट फास्ट ट्रैक्स पर चल रही हैं। कई बार कोर्ट्स जो है हर महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के ऊपर डेट देती हैं जिसमें कि कोई ना कोई इफेक्टिव हियरिंग होती है और बाकायदा उसको जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश की जाती है। अदर स्टेट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन दिल्ली में जहाँ मैं रह रहा हूँ और 2-3 स्टेट और मैंने देखे हैं जहाँ की कोशिश ये की जाती है कि फटाफट केस को निपटाया जाए, जिससे कि केस निपटाने से क्या फ़ायदा होता है, एक तो जजेस की प्रमोशंस, जजेस के अदर बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं उनके पीछे। तो इस वजह से जो है हर जज ये चाहता है कि मेरे कोर्ट का मैटर जल्दी जल्दी निपटे, जल्दी जल्दी मैं इनका निपटारा करूं ताकि मेरा नाम आगे रिकमेंड किया जाए, मेरा नाम आगे जाए, मेरी चर्चाएं हों जस्टिस वगैरह में, हाई कोर्ट में, ताकि मेरे को और रिकमेंडेशन मिले और आगे मैं बढ़ सकूं। इसलिए हर कोई चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी केस को निपटारा करूं और करवाऊं जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं। कई बार सिविल नेचर के केसेस को क्रिमिनल नेचर देने की या क्रिमिनल नेचर के केसेस में तब्दील करने की कोशिश की जाती है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की कई सारी ऐसी जजमेंट्स हैं और कई सारे एफआईआर ऐसे क्वैश किए गए हैं जिसमें बाकायदा ये कहा गया है कि द मैटर इज प्योरली सिविल डिस्प्यूट। उसको रिफॉर्म करके उसको रूप देने के लिए जो है क्रिमिनल केस बनाया गया है। इसीलिए जो है एफआईआर रद्द किया जा रहा है, एफआईआर रद्द कर दिया जाता है। इसीलिए मैं ये सलाह दूंगा आप लोगों को, कभी भी अगर ऐसा कुछ भी सिविल घटनाएं होती हैं तो आप उसको क्रिमिनल रूप देने की कोशिश ना करें, और क्रिमिनल रूप अगर दें भी तो स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस, स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स और रिलेवेंट फैक्ट्स आपके पास होने चाहिए जिससे कि उसको आप क्रिमिनल नेचर का बना सकें। सिविल नेचर के केस को सिविल नेचर में ही रहने दें, उसको कभी भी तब्दील करने की कोशिश ना करें। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका केस वीक पड़ेगा, कहीं ना कहीं आप जज के नज़रों में
गलत साबित होंगे और जज को लगेगा कि इन्होंने जानबूझ के ये केस बनाया है, झूठा रिफॉर्म करने के लिए झूठा फॉर्म किया गया है, तथ्यों को घुमाया फिराया गया है, तथ्यों को रिफॉर्म किया गया। क्योंकि हर जज आज की डेट में जो जुडिशरी माइंड लेकर बैठा हुआ है, जुडिशियल माइंड लेकर बैठा हुआ है, उसको हर एक केस के बारे में पता होता है। केस पढ़ने के बाद ही पता चल जाता है कि ये केस किस दिशा में जाएगा या ये केस किस वजह से मेरे पास आया है और इसको किस रूट में घुमाया गया है, किस रूप में इसको तब्दील किया गया, ये सारी चीज़ें पता होती हैं। फिर भी जज खुद से ना सुन के, कई बार हम कोशिश ये करते हैं या कई बार जजेस ये कोशिश करते हैं कि भैया जब केस उसके पास आया तो क्वेरीज ऐसी होती हैं कि भैया आप ये बताओ ये बताओ ये बताओ। लास्ट में क्या होता है, वो क्वेरीज की वजह से जैसे क्रिमिनल कंप्लेंट ही डालते हैं। कई सारे ऐसे जजेस जुडिशियल पावर या जुडिशियल माइंड लेकर बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि भैया आप 156(3) में क्यों आए, आपका ये क्रिमिनल केस बनता ही नहीं है, सिविल नेचर का केस है, आप सिविल में जाएं, सिविल रेमेडी आपके पास अवेलेबल है, खारिज कर देते हैं 156(3) का। फिर 200 में जाते हैं, 200 में ट्रायल चलाते हैं, ट्रायल के बाद समनिंग ट्रायल चलाते हैं, समनिंग एविडेंस करवाते हैं, उसके बाद समन्स करते हैं, बुलाते हैं अगर उनको लगता है तो, अदरवाइज़ वहाँ भी वो डिसमिस करने की कोशिश करते हैं, डिसमिस कर देते हैं कई बार। इसीलिए अपना टाइम वेस्ट ना करें। जो सिविल केसेस हैं उनको सिविल रिफॉर्म्स में ही रहने दें या सिविल फॉर्म्स में ही रहने दें, और जो क्रिमिनल केसेस हैं उनको क्रिमिनल में ही रहने दें। कभी भी सिविल को क्रिमिनल का रूपरेखा या चोला पहनाने की कोशिश ना करें, ये गलत है। इससे आपका टाइम वेस्ट और साथ ही साथ आपका पैसा वेस्ट होगा। ये थी पूरी जानकारी। इसी के साथ मैं राजन कुमार प्रसाद आज आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।